नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट, और इसे हम वन शॉट में खत्म करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में 2023 में 5 मार्क्स का तो आना ही आना है, ये कंफर्म है। तुम सैंपल पेपर उठा करके देख सकते हो, उसमें 4 से 5 मार्क्स का सीबीएसई ने एज इट इज दिया है। तो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ज्यादा लेंथी भी नहीं है, बस कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है और उनसे निकाले गए रिजल्ट्स हैं। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चैप्टर में आने वाला है मजा, और ये है सिलेबस देखो क्या क्या हमें पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग हम कहानी को लेकर के चलेंगे। तो मेरा कहने का सेंस केवल इतना है, मेरी रिक्वेस्ट तुम लोगों से केवल इतनी है कि इस चैप्टर को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को 1.25 की स्पीड पे करो और अपने कमरे की लाइट बंद करो, फोन को रखो टेबल पे, ईयरफोन लगाओ और खो जाओ वीडियो में। नोट्स साथ साथ बनाते रहना और कहीं कहीं चीज़ें कुछ लगे इंपॉर्टेंट वो लिख लेना, और किन चीज़ों में यहाँ दिखाऊंगा उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट्स बनाने में हल्का आते हैं तो। लेकिन बस माइंड सारा का सारा वीडियो पे होना चाहिए और समझते रहना सारी की सारी चीज़ों को कि कैसे चीज़ें चल रही थी। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं केवल एक बार बताऊंगा कि अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। जब इस चैप्टर को लाइट में लाया गया तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये समझो इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल तुम जानते नहीं, तो अपने माइंड में ये बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ तुम्हें पता ही नहीं क्या होती है। बात है 1864 की। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर नंबर 8 वन शॉट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हो ऊपर आई बटन पे, पता चल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। उसी दौरान सन 1887 में हेनरिच हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि सच में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, उनका फ्लक्चुएशंस है। बस यहां तक बात हो चुकी थी। अब ये बात थी इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी और स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी। अब उसी दौरान कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, मतलब गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे होता है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो यहीं पे विलियम क्रुक नाम के साइंटिस्ट आते हैं और वे अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे क्या क्या लेते हैं, एक वैक्यूम चैम्बर लेते हैं, एक कैथोड प्लेट लेते हैं, एक एनोड प्लेट लेते हैं, नीचे बैटरी लगाते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं चैम्बर में, तो क्या होता है कि कैथोड से कुछ चीज़ें निकल करके एनोड की तरफ को जा रही है और वहाँ पे रेडिएशन क्रिएट कर रही है। मतलब जो कैथोड प्लेट है यहाँ से कुछ चीज़ें निकली होंगी और वो कहाँ पहुँची होंगी, एनोड मतलब कलेक्टर प्लेट पे पहुँची होगी, और वहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है, रेडिएशन दिखाई दे रहा है। साहब ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड रे है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि कैथोड से एनोड पे तभी जा सकते जब उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स हो, और अट्रैक्शन का फोर्स किन किन के बीच होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच। और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज पहले ही दिया जा चुका है जब पोटेंशियल दिया गया था, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे गैसेस के पास जो कलेक्टर पे पहुंच पा रहे हैं। अब यहाँ से सारी कहानी पलटने वाली थी। उसी दौरान सर जे थॉमसन ने भी ये बात प्रूव कर दी थी कि विलियम क्रुक साहब सही कह रहे हैं कि जो कैथोड रेज है वो फास्ट मूविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं। और उन्होंने चार्ज और मास रेशो निकाला तो उन्होंने पाया कि जो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल है 1.1 to 0.2 स्पीड रखते हैं लाइट की। यहाँ से सारी कहानी पलटने वाली थी। मतलब ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड रे के पास हैं। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। उनसे पूछो जब वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई तो वो क्या नाम देते उसे। तो अब ये ऑब्जर्वेशन चले। अब उसी दौरान एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 1887 में। अब वहाँ क्या हुआ कि एक मेटल प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट करवाई गई। तो क्या पाया जाता है कि वही सेम रिजल्ट मिल रहे हैं जो रिजल्ट कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट के दौरान मिले। मतलब वो जो उसमें से निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले उनकी वही प्रॉपर्टीज पाई गई जो प्रॉपर्टीज कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट के दौरान पाई गई थी। मतलब अगर तुम किसी मेटल पीस को अल्ट्रावायलेट रेज में रखते हो तो उसमें से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होने लगते हैं, जैसा कैथोड रे के टाइम पे हो रहा था। जब दोनों चीज़ें सिमिलर थी तो ये बताया गया जे थॉमसन द्वारा कि भाई ये गैसेस कोई न कोई यूनिवर्सल पार्टिकल कंस्टिट्यूट करती है।
अब क्या होने वाला था, इन दोनों का नेचर सिमिलर है। अब धीरे धीरे जे थॉमसन साहब ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और कह दिया कि भाई ये चार्ज पार्टिकल और कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास जो चार्ज है वो निगेटिव होता है, और ये यूनिवर्सल और फंडामेंटल पार्टिकल है, इसे ना तो हम ख़त्म कर सकते ना ही हम उत्पन्न कर सकते। ये तब से है जब से यूनिवर्स बना है। ये जे थॉमसन साहब ने बात कह दी थी, और जे थॉमसन यहाँ से जनक बन चुके थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के। अब 1913 में एम ए मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और ये पता लगाना चाह रहे थे कि किसी ऑयल की ड्रॉप पे कितना चार्ज होता है। तो उन्होंने पता लगाया और निकाला कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सिमिलर है जो जे थॉमसन साहब ने उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल का कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से भी एक ताकत मिलती है जे थॉमसन साहब को कि जे थॉमसन साहब सही कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ही है, उसके पास निगेटिव चार्ज है और मास है, उसके पास मास भी है। मिलिकन साहब ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ से सारी की सारी हिस्ट्री बदल ही गई थी कि एक नया पार्टिकल की डिस्कवरी होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ देखी गई कि जब हम किसी प्लेट को अल्ट्रावायलेट रीजन में रख रहे थे तो उससे वो इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और लाइट को क्या माना गया, लाइट तो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। मैक्सवेल साहब भी कह चुके थे और वेव थ्योरी में हाइगेन साहब भी कह चुके थे, यंग साहब भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके थे कि लाइट वेव है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकल पा रहे हैं, इसका मतलब ये एक अलग ही इफेक्ट है और ये इफेक्ट वेव थ्योरी से तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या किया जाए। अब यहां फील्ड में आते हैं आइंस्टाइन साहब। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं जब हम किसी मेटल प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं। तो यहां आइंस्टाइन साहब अपनी एक थ्योरी सजेस्ट करते हैं और उस थ्योरी के बेस पे तुम यकीन नहीं करोगे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने क्या थ्योरी दी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल कंसिस्ट करती है जिन्हें फोटॉन्स बोलते हैं, और जब ये फोटॉन्स किसी मेटल पीस पर टकराते हैं तो फोटॉन्स तो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा मतलब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक होकर के बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आइंस्टाइन साहब की बातों में दम लगा कि सच कह रहे हैं आइंस्टाइन साहब, ऐसा हो सकता है। और यहाँ से शुरुआत होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। The phenomenon of emission of electron from metal surface when light of sufficiently high frequency या low wavelength incident on it। मतलब यह है कि जब हम किसी मेटल पीस पे sufficiently high wavelength या sufficiently high frequency या लो वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उस पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इस एमिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के एमिशन को बोलते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधी सी बात है, लाइट इस पर टकरा रही है, इसका मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल कंसिस्ट करती है। ये सजेस्ट किया था आइंस्टाइन साहब ने। तो उन पार्टिकल्स का नाम है फोटॉन्स। अब फोटॉन्स तो एक थ्योरी है ना जो दी गई है, तो इस थ्योरी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो इसलिए हमने फोटोन थ्योरी अलग से टॉपिक बनाया, मतलब आइंस्टाइन साहब ने बनाया फोटॉन्स थ्योरी, और वहां समझाएंगे फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज कि फोटॉन्स के पास कितना मास है, कितनी एनर्जी है, कितना चार्ज है या नहीं है, कैसा कोलिजन होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की गई। तो फोटोन थ्योरी मतलब एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं फोटोन। तो फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है या फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लाइट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल कंसिस्ट करती है जिन्हें फोटोन बोलते हैं, और उनके पास एनर्जी होती है, या एनर्जी पैकेट्स भी कह देते हैं फोटोन्स को। सेकेंडली क्या कहा गया है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, मतलब फोटोन का जो रेस्ट मास है वो जीरो है, फोटोन में कोई मास ही नहीं है। मतलब जो लाइट हमारे हाथ पे आ रही है, अगर मास होता तो चोट लगती ना हाथ पे, क्या रियल में ऐसा हो पाता है? नहीं ना। इसका मतलब फोटोन में कोई मास ही नहीं है, और जो मूविंग मास है फोटोन का वो नॉट डिफाइन है, डिफाइन ही नहीं है कि कितना मास रखे कितना नहीं। तो देखो फोटोन्स क्या है एक्चुअल में, जो बल्ब से तुम्हारे लाइट निकलती है, जो रेडिएशन है वो फोटोन ही तो है। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, एक लेजर लाइट है ना। अब इसमें जो देखो फोटोन निकलते हैं सारे के सारे, देखो ये तुम्हें दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये जो इंसिडेंट पॉइंट है यही तो फोटोन्स है। अब ये फोटोन क्या, अगर मैं इस पर हाथ पे लगाऊँ तो क्या मुझे चोट लग रही है? नहीं लग रही ना, क्योंकि इस पर मास ही नहीं है। यही आइंस्टाइन साहब ने कहा कि मास होता चोट लगती। अब तुम कहोगे सर ये कैसा पार्टिकल है, मास ही नहीं है, लेकिन एनर्जी तो है ना। अरे एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी है। मोमेंटम है तो बस देखो यहाँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा
फोटोन इज जीरो, मास ऑफ फोटोन जीरो। अब जो कोलिजन होता है फोटोन्स के बीच या फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच, वो हमेशा कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा। जितने एनर्जी से आ रहे हैं उतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एनर्जी तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वैलिड हो सकता है भाई, ये मत सोना एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि कितनी आई कितनी गई। ठीक, फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है? फोटोन्स है एनर्जी। अब फोटोन्स के पास एनर्जी होती है जो कि कितनी है? एच अपॉन लैम्डा, जहां एच क्या चीज है? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और सी क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या चीज है? वेवलेंथ, उस लाइट की वेवलेंथ जो इंसिडेंट करवाई जा रही है। एनर्जी के साथ साथ उसके पास मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम होता है एच बाई लैम्डा, और ये दिया था डी ब्रोगली साहब ने, इसकी चर्चा आगे करेंगे, एच बाई लैम्डा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? ये 5th नंबर का पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि इसमें कहा गया है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज कर दिया, मतलब लाइट का जो बल्ब है, बल्ब जो है अगर 100 वाट का बल्ब है तो उससे कोई रेडिएशन निकल रहा, मतलब फोटोन्स निकल रहे, मतलब 100 वाट के बल्ब से 100 फोटोन्स निकल रहे हैं। अगर तुम उस बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, मतलब बल्ब 200 वाट का कर देते हो, तो लाइट तो ज्यादा निकलेगी उसके अंदर से। इसका क्लियरली मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा निकलेंगे। अब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा निकलते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, लेकिन जो फोटोन्स की एनर्जी है, जो फोटोन्स की काइनेटिक एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत मील का पत्थर साबित होने वाली थी कि अगर तुमने एक 100 वाट का बल्ब रखा है, एक 200 वाट का बल्ब रखा है, एक 300 वाट का बल्ब रखा, इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन फोटोन्स निकलेंगे, इसमें से 200 फोटोन्स निकलेंगे, इसमें से 300 फोटोन्स निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स तो चेंज हो गए, लेकिन जिस एनर्जी से फोटोन्स निकल रहे हैं वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। समझ गए बात? अब एक बात भी सही यार, अगर एनर्जी कांस्टेंट ना होती तो क्या होता? मान लो इस बल्ब से निकलने वाले फोटोन्स का एनर्जी है 5 जूल, इस बल्ब से निकलने वाले के 100 जूल, इस बल्ब से निकलने वाले के 500 जूल, तो इसके फोटोन्स देरी से पहुंचा करते हमारे पास तक, इसके फोटोन और जल्दी पहुंचा करते, इसके फोटोन सबसे जल्दी पहुंचा करते, है ना? तो क्या हुआ करता कि ये हमने बल्ब जलाया, थोड़ी देर बाद हमें रोशनी मिल रही है, ये बल्ब जलाया तो एकदम रोशनी मिल गई, ये बल्ब जलाया तो पलक झपकते रोशनी मिल गई। क्या ऐसा होता है? तुम बल्ब चाहे 0 वाट का लेकर के आओ, चाहे 1000 वाट का ले आओ, तुम बटन दबाते ही बल्ब को ग्लोनेस देख सकते हो। क्यों? क्योंकि फोटोन की स्पीड तो सेम ही है। ठीक, तो ये फोटोन्स थ्योरी है भाई, यहां से हमारी फोटोन थ्योरी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो रहा है, क्या केवल लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और कोई वजह है ही नहीं, मतलब और कोई मेथड नहीं है इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने का या इलेक्ट्रॉनों को मेटल सरफेस से निकालने का? तो मेथड है ना, 3 तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को मेटल सरफेस से बाहर कर सकते हैं। एक कौन सा मेथड है? थर्मोआयनिक एमिशन, मतलब तुम मेटल पीस को गर्म करने लगो, गर्म करते करते इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे मेटल सरफेस से। दूसरा मेथड क्या है? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को क्या रख दो, मतलब उस मेटल पीस को एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, कम से कम 10⁸ इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन खिंच करके बाहर आ जाएंगे, है ना? और तीसरा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब तुम कहोगे सर ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि किफायती है ना यार, फ्री में मिल रहा। अरे लाइट तो फ्री में मिल जाएगी, सन के नीचे रखो, एक मेटल प्लेट लो, वो सन की रोशनी में रख दो, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे सर हम इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, सर हम इलेक्ट्रॉन निकाल के करेंगे क्या, इस चैप्टर का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं सोच रहे ना? अच्छी बात है, ये सोच रहे हो? अरे सोच रहे हो तो बता देता हूँ, अपनी बुद्धि के ताले खोलो। तुम्हें पता है ना सोलर पैनल, जानते हो सोलर पैनल, सुना है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। वो किस पे वर्क करता है? सनलाइट में ही तो वर्क करता है। जब उसे तुम सन की लाइट में रखोगे तो उस पर क्या होता है? रेडिएशन इंसिडेंट करता है। तो उससे क्या हो रहा होगा बताओ जरा? उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे। तो ये कौन सा इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे अगर आइंस्टीन साहब अपनी थ्योरी ना देते, हर्ट्ज और लेनार्ड साहब अपने ऑब्जर्वेशन ना देते, तो सोलर पैनल बना ही नहीं सकते थे हम। और जब सोलर पैनल नहीं बना सकते तो बिजली नहीं बन सकती थी। जो बिजली इतनी कॉस्टली होती थी, हुआ करती थी पहले कि वाटर से बिजली बना रहे हैं, स्टीम से बिजली बना रहे हैं, उसके लिए हमें यार वाटर के लिए डैम बनाने पड़ रहे हैं बड़े बड़े, और हमें स्टीम के लिए हीट लगानी पड़ रही है ना, फ्यूल जलाना पड़ रहा। अब क्या हो रहा? बिजली फ्री में मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। और थैंक्स टू दी साइंटिस्ट नेम्स हेलोवच और लेनार्ड और हर्ट्ज और मेन आइंस्टाइन साहब, इनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। तो अब समझ में आए क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? जिससे कि हम बिजली बना सके और उस बिजली को यूज़ कर सके, जिससे आने वाले टाइम में सोलर सिस्टम, सोलर लाइट, अब तुम्हें पता है ना आने वाला टाइम सोलर लाइट का ही है यार। हर कोई सोलर लाइट लगा रहा, बिजली का बिल ही नहीं आएगा। और अपना बिजली पूरे शहर सोलर लाइट से ढक दिए हैं सरकार ने कि भाई
इससे बिजली बनेगी और अपना बिजली की खपत पूरी हो जाएगी। अब सन तो कहीं जाने वाला है नहीं ना, ये कौन सा पैसे ले रहा हमसे, तो बस ये है सिस्टम। तो अब हम उन चीज़ों से एमिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो हम हीट से एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनों को तो हीट जलानी पड़ेगी ना, फ्यूल, तो सच्चा बिजली खुद ही ना बना ले, क्यों इलेक्ट्रॉनों को निकाले, है ना। दूसरा तरीका फील्ड एमिशन, फील्ड क्रिएट करने के लिए फिर बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थोड़ी क्रिएट हो जाएगा, 10⁸ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर से बिजली चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के सबसे किफायती तरीका यह है, इसलिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या केवल ये आइंस्टाइन साहब का योगदान था इसमें? नहीं, ये फिनोमिना सबसे पहले हर्ट्ज साहब ने ऑब्जर्व किया था, उसके बाद हेलोविच और लेनार्ड साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन की एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया, एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंट किया। तो उनके ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सीबीएसई के सिलेबस में भी है। तो अब हम पढ़ेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और उसके बाद पढ़ेंगे हेलोविच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। खैर अब देखते हैं कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने का इन कंट्रीब्यूशन है यार, इन लोगों ने ही बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इनकी देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कितनी हाई पावर की थी, और देखते हैं। तो बात है कौन सी, 1887 की, जब हेनरिच हर्ट्ज अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वे क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस चीज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ये तो एक्सीडेंटली हो गया था। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे थे, उनका प्रोपगेशन करवा रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कर दी थी। कैसे की थी देखो, उन्होंने सेटअप लिया, यहाँ एक मेटेलिक प्लेट ली P1, यहाँ ली P2, इन्हें कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। यहाँ ली इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल का काम क्या होता है, मतलब ट्रांसफार्मर रखा है, वो समझ लाओ कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो कह रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज उन्होंने अप्लाई किए। तो यहाँ दो स्फेरिकल बॉल रखी, मेटेलिक बॉल है, दोनों मेटल की बॉल है, इनकी हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके, है ना। 2 to 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक्चुअल में। और उसके कुछ दूरी पे फिर एक डिटेक्टर रखा, और यहाँ पे दो मेटेलिक स्फेरिक बॉल रखी, S1 डैश S2 डैश, और ये डिटेक्टर रखा। उन्होंने ये सेटअप लिया। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने लाइट मतलब यहां से जैसे ही उन्होंने अल्टरनेटिव करंट देनी स्टार्ट की, अल्टरनेटिव करंट ही होगी, इंडक्शन कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। तो जैसे उन्होंने अल्टरनेटिव करंट दी, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से वोल्टेज हाई हो गए, इतने हाई हो गए कि जैसे वोल्टेज यहां पहुंचे तो इसके बीच में जो एयर गैप है ये डिस्चार्ज होने लगा, मतलब यहां से स्पार्क दिखने लगा। अरे स्पार्क तो दिखेगा ही यार, सफिशिएंटली हाई वोल्टेज है तो बीच की एयर आयोनाइज्ड हो गई, और जब बीच की एयर आयोनाइज्ड हो गई तो स्पार्क डेवलप हुआ। इसी प्रिंसिपल पे स्पार्क प्लग काम करता है, जो हमारी बाइक में या व्हीकल्स में लगा होता है। बीच की एयर को आयोनाइज ही तो करता है वो, तो इसने एयर को आयोनाइज्ड किया। आयोनाइज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, समझे। और इंडक्शन कॉइल की वजह से क्या डेवलप हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन से क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही तो खेल है सारा। मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, क्योंकि गैस आयोनाइज्ड हो गई। तो जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ये यहां से निकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल करके वहां गई। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे चलती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। यहां से वो पहुंची सामने डायरेक्ट डिटेक्टर पे, और डिटेक्टर पे पहुंची तो फिर यहां के बीच की गैस क्या हो गई, एयर आयोनाइज्ड हो गई। तो यहां पे फिर स्पार्क देखने को मिला। इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि सच में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और वो लाइट की स्पीड से ही चलती है। ये कैसे पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी, क्योंकि यहाँ भी स्पार्क डेवलप हुआ। स्पार्क डेवलप क्यों हो रहा था, यहाँ क्यों हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और यहाँ अपने आप हुआ, यहाँ तो कुछ लगाया नहीं ना हमने, यहाँ तो यहाँ से वेव निकली और यहाँ अपने आप ही स्पार्क डेवलप हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेव बनी थी वो यहाँ पहुंची, इसका मतलब कोई ना कोई वेव तो है ही ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। तो क्या हम ये पढ़ रहे थे, ये तो 8 चैप्टर की बात है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। देखो हर्ट्ज साहब ने ऑब्जर्व किया कि इन्होंने इस चीज को तो चलता रहने दिया, सिस्टम चल रहा था, स्पार्क आ रहा था। अब जैसे ही उन्होंने इस प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करवाया, मतलब जैसे इस प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करवाया कुछ इस तरह से, तो वो क्या देखते हैं, ये वाला स्पार्क इनहेंस हो गया, ये वाला स्पार्क बढ़ गया, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई अपने आप ही। यार यहाँ के वोल्टेज तो उन्होंने वो रख दिए जो दिए थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ का जो स्पार्क था वो तो उतना ही आ रहा था जितना था। अब जैसे उन्होंने यहाँ अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट करा तो स्पार्क इनहेंस हो गया।
यार ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो बढ़ गई, आयोनाइजेशन जो हो रहा वो बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा, इसका मतलब यहां से जैसे अल्ट्रावायलेट रे दी गई तो यहां पे और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आने लगा। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस इंडक्शन कॉइल के थ्रू हो रहा था उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगे। किसकी वजह से, इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो आयोनाइजेशन बढ़ा, आयोनाइजेशन बढ़ा तो स्पार्क देखने को मिला, वो इनहैंस्ड स्पार्क देखने को मिला। तो यहां से उन्होंने बताया कि भाई, यहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जब तुम किसी मेटल पीस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, वहां से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एमिट होने लगते हैं। बस ये तो जबरदस्त ऑब्जर्वेशन थी। ये ऑब्जर्वेशन थी हर्ट्ज साहब की, लिखी हुई भी आ रही होगी तुम्हारे सामने। है जबरदस्त तरीका नहीं, कितनी जबरदस्त बातें बताई थी उन्होंने। अब उसी के बाद लेनार्ड और हेलोवर्थ साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जो ये देखना चाह रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सच में होता है या नहीं। इन्होंने तो बता दिया कि एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉनों का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बताया हर्ट्ज साहब ने। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, वो देखना चाह रहे थे हेलोवर्थ और लेनार्ड साहब। विलियम हेलोवर्थ और फिलिप्स लेनार्ड साहब ने अपना क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि जैसे ही हम इस पे सफिशिएंट, अब जैसे ही यहां पे हम अल्ट्रावायलेट, यहां से उन्होंने यहां चेंबर लिया हल्का सा और यहां से यहां क्या कर दिया, अल्ट्रावायलेट रे का सोर्स रखा। अब जैसे यहां से लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, जैसे लाइट इस सरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चलते चलते कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन निकाली कि जैसे ही हम जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे किसी मेटल पीस पे इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। मतलब हर्ट्ज साहब ने जो बात कही थी इन्होंने इसे भी प्रूफ कर दिया। हर्ट्ज साहब ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। यहां तक बातें सही थी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या निकल कर आई, ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशंस, तो पहली ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि अगर हम किसी भी मेटल पीस पे इंसिडेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। दूसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि एवरी मेटल हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, कि हर एक मेटल पीस का जो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है उसे कम से कम मिनिमम एनर्जी तो चाहिए। एक मिनिमम एनर्जी का क्राइटेरिया है, अगर उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो उस वर्क फंक्शन, मतलब हर एक मेटल पीस अपना एक अलग वर्क फंक्शन रखता है। वर्क फंक्शन मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक मेटल पीस है और इसका वर्क फंक्शन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर तुम इसे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तुम इसमें 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट इंसिडेंट करवा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो एवरी मेटल पीस हैज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब ये 3 टर्म आएगी हमारे पास, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तीसरी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच पाते हैं तो उससे एमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब एक करंट ऑब्जर्व की जाती है और उस करंट का नाम पड़ा फोटो करंट। फोटो करंट मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन से बन रही है। ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल नहीं थे, ये लाइट की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट बन रही है उस करंट का नाम पड़ा फोटो करंट। तो ये थी भाई लेनार्ड और हेलोवर्थ की ऑब्जर्वेशंस और हर्ट्ज साहब की ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिख भी रही होगी यहाँ लिखी हुई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब नोट करनी है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये इसका डायग्राम है। अब हम क्या इफेक्ट की स्टडी करते हैं, अब हम ये तीनों टर्म देखते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक मेटल पीस का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ये बात आइंस्टाइन साहब ने पहले ही बता दी थी। तो क्या होता है कि मान लो किसी का वर्क फंक्शन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तुमने एनर्जी से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 30 में से 15 तो पहले ऑब्जर्व करेगा, बचेगा जो 15 से काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं W से, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो जूल होनी चाहिए एनर्जी की यूनिट, लेकिन हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं क्योंकि बहुत लो एनर्जी होती है ना। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला क्या बना, W = SC/λ0। लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और h न्यू नॉट क्या है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक टाइप की एनर्जी की ही यूनिट होती है, ध्यान रखना। अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन 1 वोल्ट, है ना, ये है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया ये एनर्जी है हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कितनी एनर्जी से निकल रहे हैं, जैसे मान लो यहां से तुमने रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। ये कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, ये किसने बताया था? क्या हर्ट साहब ने जो ऑब्जर्वेशन में इसका जिक्र किया? क्या लेनार्ड साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन में इसका जिक्र किया? नहीं, ये तो कोई बता ही नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। क्या वो वेलोसिटी हमारे काम की होगी भी या नहीं, या हम इंटेंसिटी बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं या नहीं? तो ये बात बताई आइंस्टाइन साहब ने, और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और आइंस्टाइन ने अपनी बहुत फेमस इक्वेशन दी थी जिससे पता लगा हमें कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही, उन्होंने बताया कि मान लो हमारे पास कोई एक क्या है, मेटल सरफेस है, ये रहा, है ना। अब यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन W है, तुमने यहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट करवाया और इसकी एनर्जी है E। तो पहले तो ये जो मेटल पीस है अपने बराबर वर्क फंक्शन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद बची कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये बात बताई आइंस्टाइन साहब ने। मतलब कि जैसे इसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तुमने एनर्जी दी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मेटल पीस एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद बची 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो उन्होंने लिखा यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा कि जो E है वो किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन W और प्लस काइनेटिक एनर्जी K, या लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी K। और यही इक्वेशन क्या कहलाई गई, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो भैया यहां से हमें पता चल सकता है काइनेटिक एनर्जी का भी और वेवलेंथ का भी या वर्क फंक्शन का भी। खैर बाकी चीजों की बात करते हैं। हमारे पास पता चली बात क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब एक सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी के लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। फ्रीक्वेंसी के भी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के भी। अगर देखो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या देखेंगे हम यहाँ से, डिनोट न्यू नोट से करते ही ऐसे। तो यहाँ से अगर हम इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें काइनेटिक एनर्जी में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये रही, मतलब फ्रीक्वेंसी ये रही, काइनेटिक एनर्जी ये रही Kmax, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बाहर, ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नीचे का इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाहर निकले जरूरी नहीं है। कारण क्योंकि जब नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा तो आपस में दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भी कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से अपने एनर्जी को लूज कर सकता है। तो खैर यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम यहाँ बात करें इस इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या है, देखो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन को वेवलेंथ की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ c/λ को लिख सकते हैं h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी K, या K इक्वल टू लिख सकते हैं h न्यू नॉट माइनस के h न्यू। अब देखो इसके ग्राफ बनाते हैं तो कैसी लाइन शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इसे शो कर रही है। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहां पे कट रहा, देखो माइनस आ रहा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कटेगा। तो यहां से ग्राफ कुछ ऐसा आता है, निगेटिव डायरेक्शन ये है तो यहां से चलता है और ये कुल मिला के ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाती है। और ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो ये है, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी दोगे तो लाइट एमिट थोड़ी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट थोड़ी होंगे, इससे ऊपर की एमिट होंगे ना। तो मतलब नीचे की जो लाइट है से नीचे की जो वेव है से इमेजनरी बनाते हैं, ना, मतलब एक्चुअल में यहाँ तक जा नहीं सकती। ये क्या होती है इसकी स्लोप, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, तो स्लोप निकालना है। तो स्लोप देखो कैसे निकालेंगे, स्लोप होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो ये है न्यू नॉट, और स्लोप क्या चीज़ है m की। अगर हम बात करें यहाँ से तो h न्यू नॉट हो जाएगी ये स्लोप हमारे पास, ठीक है बात। चलिए तो कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h न्यू नॉट डिवाइडेड बाई न्यू नॉट से न्यू नॉट कैंसिल, क्या आएगा, ये माइनस के क्योंकि नीचे आ रहा ना, माइनस h, ये आई हमारे पास क्या, स्लोप, ठीक है। तो भैया ये थी बात किसकी,
फ्रीक्वेंसी की। अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की तो क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अब इसे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो बात सही है। बस मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें यहाँ पे इसका भी, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ से ये क्या लिखा हमने, लैम्डा 1/λ के बीच बनाएंगे, ध्यान रखना ये के मैक्स। अब हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, hc/λ इक्वल टू hc/λ0 प्लस के, या k इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, hc/λ0 और माइनस hc/λ। तो यहाँ से भी हम देखें अगर इसका, तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल वो इंटरसेप्ट तो यहीं कट रहा ना निगेटिव से, तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, ये भी अभी भी कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सीधा चला जाएगा। अब ये क्या है 1/λ0, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी, इससे कम भले ही उससे ज़्यादा ना हो, उसमें इससे ज़्यादा भले ही उससे कम ना हो, है ना, तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ऊपर का तो इमेजिनरी कर्व हो जाएगा ये, तो हम ऊपर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये क्या आ जाएगी, ये तो है 1/λ0, है ना, और ये क्या चीज़ है इसकी, ये हो जाएगा इसका इंटरसेप्ट जो कि कितना है hc/λ। तो हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें इसकी स्लोप की, तो स्लोप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर/बेस। परपेंडिकुलर कितना है, स्लोप जो है ये है hc/λ0 और माइनस का, और नीचे क्या है 1/λ0, इससे काट दो तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस hc। ये इसकी स्लोप आ गई किस कर्व की, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए थी। अब अगर हम इंटेंसिटी का कर्व बनाए, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन्स तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं होती। मैंने फोटोन थ्योरी में याद करो 4th या 5th पॉइंट लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटेंसिटी अगर हम कर्व बनाए तो कैसा बनेगा वो, इंटेंसिटी के लिए ये इंटेंसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी ये बिल्कुल ऐसे। क्यों, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करती, है ना, नंबर ऑफ फोटोन तो इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी थोड़ी, वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी। खैर, तो ये बातें थी सारी की सारी। अब हम बात करते हैं कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, मतलब मेटल पीस से जब हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें देखते हैं कि पोटेंशियल का क्या फ़र्क पड़ेगा, फोटो करंट कैसे बनती है, सैचुरेशन करंट क्या है, फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या होगा, इंटेंसिटीज चेंज करने से क्या होगा, ये इफेक्ट हमें देखने हैं अब, है ना। तो उसकी चर्चा करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखो ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस स्टडी में ऐसा क्या देखा गया, हम किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे। देखो ये सारा का सारा सिस्टम, ये अरेंजमेंट लिया गया, ये वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ से लाइट सोर्स है ना, और यहाँ पे कैथोड प्लेट, ये एनोड प्लेट, मतलब एमीटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और ये कलेक्टर यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ एक कम्युनिकेटर लगाया गया जो पोलैरिटी को चेंज कर सकता है, मतलब अगर हमें से पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, निगेटिव करना है तो निगेटिव। कैसे, ये वायर यहाँ कनेक्ट कर दो तो देखो ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इसी वायर को उठा करके यहाँ कनेक्ट कर दो तो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से, तो निगेटिव हो जाएगा। हमने वोल्टमीटर लगाया वोल्टेज मेजर करने के लिए, माइक्रोमीटर लगाया करंट मेजर करने के लिए, और एक लगाया क्या हमने यहाँ पे, रियोस्टेट लगाया। एक हमने क्या लगाया यहाँ, रियोस्टेट लगाया, जिससे कि रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सके। तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक तो हम देखेंगे कि इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटो करंट पे क्या पड़ता है, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि हमें करंट चाहिए अल्टीमेटली। अगर हमें वो फोटो करंट मिल गई तो हम बिजली बना सकते हैं, मेन सार ये है। उसके बाद क्या पोटेंशियल का कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और सैचुरेशन करंट क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जरा से देखते हैं, है ना। तो अरेंजमेंट समझ में आया, क्या क्या अरेंजमेंट है, ये दिख रहा होगा साफ साफ, ध्यान से देख लो, और यहाँ एक्चुअल में पिक्चर भी आ रही होगी दूसरी वाली, है ना। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये अरेंजमेंट है। अब होता क्या है, हम पहली चीज देखते हैं कि जैसे ही हमने क्या काम किया, इसको हाइयर पोटेंशियल पर रखा, इसे लोअर पोटेंशियल पर रखा, तो तुम्हें पता है हाइयर पोटेंशियल पर रखने का मतलब क्या है, इसे हमने निगेटिवली चार्ज कर दिया। ये जैसे प्लेट को हमने निगेटिवली चार्ज किया, और ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। देखो यहाँ ये कम्युनिकेटर यहाँ से कनेक्टेड है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो निकलने लगे, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है निगेटिव की वजह से, जो निकले वो निकल गए। अब जैसे हमने यहाँ से अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट करवाई तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। इलेक्ट्रॉन चलते रहे, वहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहे, वहाँ जाते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हुआ क्या, जैसे जैसे तुमने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मान लो पहले 10 वाट का बल्ब रखा, फिर 20 वाट का बल्ब रख दिया, फिर 30 वाट का बल्ब रख दिया, ऐसे बल्बों को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी इंक्रीज की, तो नंबर ऑफ फोटोन्स तो इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें पता है नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होगी। अरे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो करंट इंक्रीज हो गई। तो कुल मिला के अगर यहाँ मैं इंटेंसिटी की बात करूँ, ये इंटेंसिटी है और ये फोटो करंट हो अगर, तो कैसा आएगा ग्राफ फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में, जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे फोटो करंट इंक्रीज होएगा, डायरेक्टली ऐसा ग्राफ तुम्हें मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बहुत आसान था,
है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, फोटो करंट मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी पे फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोटो करंट जो है IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, नोट कर लेना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रे। ये पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखिए, क्या इफेक्ट पोटेंशियल का कोई पड़ेगा? तो पोटेंशियल इफेक्ट तो पड़ेगा या नहीं वो देखते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ पे हमें दो चीजें पकड़नी है, एक तो सैचुरेशन करंट और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से लाइट भी इंसिडेंट हो रही है, जैसे जैसे तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे। अब तुमने यहां इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, मान लो 100 वाट की इंटेंसिटी का बल्ब रख दिया यहां, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे, निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, यहां पे पहुंचते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से यहां पे पहुंचते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से यहां पे पहुंचते रहेंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सैचुरेट हो जाएंगे। मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 1000 ही तो निकलेंगे, 1001 थोड़ी निकल जाएंगे 100 वाट की इंटेंसिटी से। अगर तुम्हें 1001 या 2000 इलेक्ट्रॉन निकालने तो इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी, हमने पहली पॉइंट में देख लिया। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे आके करंट क्या कर जाती है, सैचुरेट कर जाती है। वो पॉइंट जहां पे करंट सैचुरेट कर जाती है सैचुरेशन करंट कहलाता है ना। तो सैचुरेशन करंट क्या कहलाती है भैया, तुम्हें लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो सैचुरेशन करंट क्या है। तो हम अगर इसकी बात करें तो सैचुरेशन करंट कैसी होती है कि फोटो करंट के बाद जो करंट इंटेंसिटी बढ़ाने पे इंक्रीज हुई उसके बाद ये करंट कुछ इस तरह से बिहेव करने लगती है और यहां से क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। तो ये सैचुरेशन करंट बन जाती है, ठीक है। तो ये तो बात ही ठीक। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अब इस टाइम तो तुमने क्या किया था, पोटेंशियल इंक्रीज किया था, मतलब इसे निगेटिवली चार्ज कर दिया था, इसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पोलैरिटी को चेंज किया, कम्यूटेटर से पोलैरिटी को चेंज किया, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमने क्या काम किया, इसे हटा करके यहां लगा दिया, इसे हटा करके यहां लगा दिया, तो ये बैटरी पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसका ग्राफ क्या करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो यहां ध्यान से, ये यहां पे है ना, और यहां ये हो जाएगा इस तरह से। ये क्या चीज़ है, फोटो करंट, ये तो फोटो करंट है ऊपर वाली, और ये क्या चीज़ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव पोटेंशियल, माइनस का निगेटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल है, लिख दो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल, है ना। और ये वाली लाइन कौन सी है, पॉजिटिव पोटेंशियल की, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये कैपिटल V, ये माइनस किस V, और ये क्या है, जीरो। तो देखो स्टार्टिंग की बात करते हैं कि जब ये क्या था, जब ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो करंट बढ़ी थी, फोटो करंट बढ़ी थी, तो मतलब जैसे हमने यहाँ से चार्ज दिया, तो जब ये प्लेट निगेटिव थी और ये पॉजिटिव, तो फोटो करंट मिली यहाँ कहीं ना कहीं, और उसके बाद जैसे जैसे तुमने इंटेंसिटी बढ़े, फोटो करंट बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, एक टाइम आते आते क्या हो गई, ये सैचुरेट हो गई थी ऐसे। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, कम्युनिकेटर से हमने इसकी पोलैरिटी जैसे चेंज की, तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमने इसे पॉजिटिव किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो कम होने लगे। क्यों, क्योंकि ये प्लेट तो पॉजिटिव हो गई। अब जब ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले थे, क्योंकि पहले तो निगेटिव चार्ज था तो रिपल्सन की वजह से बाहर निकल रहे थे, अब कैसा चार्ज आया इन पे, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही रह जाएंगे। तो तुम कितनी लाइट इंसिडेंट करोगे, इलेक्ट्रॉन घटते 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 जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, कौन सी डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। जैसे जैसे तुमने निगेटिव डायरेक्शन में मान लो 1 वोल्ट पोटेंशियल किया, तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 900 निकलेंगे अब, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन तो वहीं कैद हो गए ना, क्योंकि तुमने निगेटिव इसे पॉजिटिव कर देना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो पीछे वाले थे वो अट्रैक्शन की वजह से वहीं रुक जाएंगे। फिर तुमने उसे -2 वोल्ट किया, तो क्या होगा, अब 800 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, 200 इलेक्ट्रॉन ये रोक लेगा। फिर तुमने -3 वोल्ट किया, तो अब 700 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 300 ये रोक लेगा। जैसे जैसे तुम इसकी क्या स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इसके अंदर से। वो पॉइंट, वो पोटेंशियल जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से ना निकले, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और उस कंडीशन पे जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के वही बात करते हैं, देखो यहां से हमने पोटेंशियल को इस डायरेक्शन में घटा रहे हैं, तो घटाते घटाते क्या किया, घटते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ये है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, या क्या नाम है इसका, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ भी कह सकते हैं भैया ऐसे, कट ऑफ पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहां पे कट ऑफ हो गया ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया सारा का सारा। तो हमने यहां से क्या देखा कि पोटेंशियल को घटाने पर
एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और वहां पे करंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फोटो करंट जीरो हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल को बढ़ाने पर एक टाइम तक तो करंट बढ़ेगी, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाएंगे निकलने। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी। अब हम क्या देखेंगे कि इस पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का और इंटेंसिटी का कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन और इंटेंसिटी ऑन ए पोटेंशियल। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, अब हम क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पोटेंशियल कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट डालने पर क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा या सेम रहेगा, या सैचुरेशन करंट चेंज होगी या सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है, तुम अलग अलग कलर के लाइट डालने लगो। जब तुम अलग अलग कलर के लाइट डालोगे तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं 3 बल्ब ले रहा हूं यहां, एक मान लो, एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। हम जानते हैं कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो VR ले लिया हमने, लेस देन, उसके बाद ग्रीन की VG ले लिया, सबसे ज्यादा किसको होगी, ब्लू की VB ले लिया। तो अलग अलग कलर के लाइट से हम फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। अब क्या किया हमने, मान लो सबसे पहले स्टार्टिंग में डाली हमने किसकी, रेड कलर की लाइट। जैसे हमने रेड कलर की लाइट इंसिडेंट करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो करंट बनी, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे फोटो करंट बन गई, मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन से निकलने पे वो करंट है कौन सी, रेड कलर की, तो IR कह दो उसे। रेड करंट से फोटो करंट यहां बनी, और तुमने जैसे रेड की इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फोटो करंट बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे आकर के सैचुरेट हो जाएगी। ऐसे सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब तुमने क्या किया, ब्लू कलर की लाइट चेंज कर दी, रेड से ब्लू को चेंज कर दिया। अब क्या होगा, ब्लू कह रहा है कौन सी है, ब्लू कलर नहीं, ग्रीन कलर, ग्रीन है ना, बाद में इसके सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ लिखो ग्रीन और यहाँ लिखो ब्लू, कभी कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो ग्रीन कलर की लाइट डाली, जैसे ग्रीन कलर की लाइट डाली तो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है ना रेड से, तो ज्यादा है तो ज्यादा करंट बनेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा करंट बनी। तो मान लो वो करंट यहां मिली हमें कहीं जा करके, जब यहां करंट मिली तो इस करंट का नाम दिया हमने कितना, IG, ग्रीन कलर। और ये बढ़ते बढ़ते सच बढ़ी, अरे ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने पर बढ़ी, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक टाइम आकर के भी क्या होगा, सैचुरेट होकर के यहीं मिली IR, और ऊपर वाली क्या है, IG। उसके बाद तुमने किसकी डाली, ब्लू की डाली, तो यहां मिलेगी, और यहां बढ़ते बढ़ते क्या मिला हमें, सैचुरेट हो गई यहां पे, और I ब्लू हो गई यहाँ। ठीक, अब हमने क्या किया, इसे चेंज कर दी पोलैरिटी को चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हुआ तो रेड कलर पे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम पोटेंशियल घटा रहे हैं, पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो रेड कलर वाला पोटेंशियल घटते घटते एक टाइम आया कि यहाँ पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ मिला हमें, किसका, VR का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, निगेटिव वाला। और जैसे हम ग्रीन कलर को डिक्रीज करते हैं पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल में कहाँ मिला, कहीं दूसरी जगह मिला, कहीं यहाँ करके मिला, V किसका, ग्रीन कलर का। और जब हम किसकी बात करते हैं, ब्लू की, तो ब्लू का कहीं यहाँ करके मिला, कुछ इस तरह से। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ब्लू का ये रहा, ग्रीन का ये रहा, रेड का ये रहा। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लाइट डालने पर डिफरेंट पोटेंशियल होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग कलर के लाइट पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जबकि इनकी सैचुरेशन करंट सबकी सेम ही रहेगी। समझ गए बात, नहीं ये थी बात। अब देख लो तुम यहाँ कुल मिलाकर के बाद, ये याद रखना इंटेंसिटी सबकी सेम थी, बल्कि ये भी 100 वाट का था, ये भी 100 वाट का था, ये भी 100 वाट का था। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए तुमसे कह देते कि बढ़ाने पर ये होगा, फोटो करंट तो बनेगी ना सेम इंटेंसिटी पे। अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो करंट तो कहीं यहाँ जाके थोड़ी मिलेगी। हमने सेम इंटेंसिटी रखी, करंट यहाँ जाकर के मिली, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिला। ये ऑब्जर्वेशन देखी गई यहाँ से, ठीक है, अलग अलग उससे। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकली कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग होगा। तो अब बात करते हैं कौन सी, फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या चीज है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल पे इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है वो देख लो, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं। तो देखो फिर हमने वही बात की कि यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया और यहाँ से हमने क्या काम किया, ये ले लिया, और ये I है फोटो करंट, ये क्या चीज़ है, वोल्टेज, ये निगेटिव वोल्टेज। ठीक है, अब अलग अलग इंटेंसिटी के हमने वो लिए बल्ब, जैसे कलर एक ही है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। वहाँ हमने सेम इंटेंसिटी का लिया था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। मतलब मैं कह दूँ यहाँ क्या था, 100 वाट रेड, 100 वाट ग्रीन और 100 वाट ब्लू, ऐसे था। और यहाँ क्या होगा, एक 100 वाट रेड कलर का, एक 200 वाट रेड कलर का और एक 300 वाट रेड कलर का ही बल्ब लिया हमने। अब देखो क्या होगा, मान लो हमने एक 100 वाट के रेड बल्ब के लाइट इंसिडेंट करवाई, तो क्या हुआ, फोटॉन्स निकलेंगे, उससे क्या वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, करंट बनेगी, करंट बनी फोटो करंट, वो बनी यहाँ। मान लो ये बनी करंट पहले वाले के 100 वाट की, और ये करंट पहुंची ऐसे यहाँ I1 इंटेंसिटी की। ठीक, अब
दूसरे 200 वाट की करेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी। हमें पता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी बढ़ा दी करंट बढ़ जाएगी, तो करंट बढ़ेगी तो मतलब करंट कहीं यहाँ मिलेगी, है ना, और वो भी कुछ इस तरह से इंक्रीज होकर के ये पहुंचेगी यहाँ। और 300 वोल्ट के पे क्या होगा, और ज़्यादा करंट मिलेगी, तो और ज़्यादा करंट बढ़ करके यहाँ पहुंची, और यहाँ से यहाँ वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रही है I2 और ये क्या हो गई I3 हो गई, तीनों की बातें हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल घटा के देखेंगे और निगेटिव पोटेंशियल करेंगे, और अब देखते हैं क्या सबका स्टोरिंग पोटेंशियल अलग अलग है या सेम है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, वोल्टेज ये बता रहा था कि कैसा पोटेंशियल हो रहा है कैसे नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखा गया कि जब हमने 100 वॉट की इंटेंसिटी को घटाया, मतलब कि पोटेंशियल को घटाया, तो उसका पोटेंशियल कहीं आकर के ऐसे मिला, पहला V0 है ना माइनस। जब दूसरे की 200 वॉट की इंटेंसिटी का पोटेंशियल निगेटिव किया तो हमें मिलना यहाँ चाहिए था, लेकिन एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि हमें उसी पॉइंट पे मिला जहाँ पे मिला ये, और ऐसे तीसरा भी हमें कहाँ मिला, यहीं पे मिला जहाँ पे मिल रहा था ये। इससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, इससे हमने ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो पोटेंशियल पे इफेक्ट है इंटेंसिटी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम 100 वॉट का बल्ब ले लो, चाहे तुम 10,000 वॉट का बल्ब ले लो, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। बस अंतर ये होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सेम रहे। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले ली, अलग अलग कलर ले लिए, तो चाहे तुम कितने ही अंतर ले लो, पोटेंशियल अलग अलग होगा, और सेम कलर वाले पे, मतलब सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी वाले पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाली, और इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन निकाली गई, दिख रहे होंगे तुम्हें सामने। पहले ऑब्जर्वेशन में क्या है कि भाई हर एक मेटल पीस अलग अलग लाइट की वेव, मतलब हर एक मेटल पीस को मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चौथी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। और पांचवी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब 10⁻⁻⁹ सेकंड लगते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर एकदम से बाहर आता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ से देखो हमें कुछ चीज़ें दिखाई दी, और हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं किसी भी मेटल पीस के लिए। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में तुम एक बात बताओ कि ये जो प्लेट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बात सही है। तो हमारा सारा का सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुका, काइनेटिक एनर्जी में। ये इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रहा, और पोटेंशियल भी एक टाइप का एनर्जी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल जो होगा मल्टीप्लाई बाई चार्ज इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो के है वो किसके इक्वल है, माइनस के E⁵, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी ये हो गई हमारे पास, हम निकाल सकते हैं V0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K/E माइनस के। तो ये भैया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है। अगर हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को किसके टर्म में लिखे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के टर्म में लिखने की कोशिश करें, तो वो क्या कहती है, क्या है वो, E इज इक्वल टू K+W, या K की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से हो सकती है E-W। लो भाई, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, V0 इंटू E। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं, EV0, इस नेगेटिव साइन को हटा दो, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, hc/λ माइनस hc/λ0। इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके जाओ इसके, तो क्या मिलेगा भला हमें, V0 इज इक्वल टू मिलेगा hc/E इंटू लैम्डा और माइनस hc/E इंटू λ0। लो भाई, हम इसे क्या लिख सकते हैं, V0 इक्वल टू hc/λ इंटू E, माइनस ये वर्क फंक्शन होता ही है अपॉन E, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, हम जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c के हिसाब से। तो यहाँ देखो ग्राफ कैसे बनता है, अब बनेगा V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल में और वेवलेंथ 1/λ। तो यहाँ से तुम देख रहे हो इंटरसेप्ट कितना कटा हुआ, माइनस से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन चली जाएगी ऐसे, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 1/λ0 मिल जाएगा, और ये क्या होगा इसका स्लोप जो कि है माइनस के W/E। तो आराम से W क्या है, वर्क फंक्शन, तो यहाँ से ग्राफ आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी, आराम से कर सकते हैं, और यहाँ से फॉर्मूला है। तो कुल मिला के हमारा चैप्टर था कि इसका डुअल नेचर ऑफ लाइट का, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं पता है तुम्हें, इस इक्वेशन का नाम है मॉडिफाइड
आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, ये थी मॉडिफाइड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक। तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं वह ना, अच्छे 4-5 न्यूमेरिकल से, ठीक न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाएंगे, मजा आ जाएगा, चैप्टर का पूरा सार समझ में आ जाएगा जो हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, विच फोटोन्स इज मोर एनर्जेटिक, रेड और वायलेट। तो देखो किसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। हम जानते हैं विब गियोर के हिसाब से रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ और वायलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ। और एनर्जी क्या होती है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो किसकी वेवलेंथ कम है, वायलेट की। तो वायलेट इज ए मोर एनर्जेटिक फोटॉन्स। ठीक, चलिए सेकंड की बात करते हैं। इसमें लिखा लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द टू मेटल्स ए एंड बी, विच मेटल यील्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इफ देयर वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने कहा कि एक दोनों मेटल पीस पे 3500 एंगस्ट्रॉम की लाइट इंसिडेंट करवाई गई है, किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जबकि दोनों मेटल पीस का वर्क फंक्शन दे रखा है, इसका 4.2 इसका 1.9। अब एनर्जी निकाल लो फोटोन्स की। अगर फोटोन की एनर्जी 4.2 से ज्यादा आ गई तो इससे निकलेंगे, और इससे ज्यादा आ गई तो इससे निकलेंगे। 4.2 से ज्यादा आ गई तो दोनों से निकलेंगे ना, और एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना वर्क फंक्शन से। तो देखते हैं, तो एनर्जी क्या होती है फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, h की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, और c की 3 इंटू 10⁸ और 3500 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में 3500 10⁻⁻10। तो यहाँ से पावर सॉल्व कर लो पहले। देखो 6.63 चली रहा इंटू 3, और नीचे क्या है 3520 करके 8 हो जाएगा, 8 जाएगा ऊपर 16, और ये बचेगा 30 माइनस के 34 में से 16 का कितना बचेगा, ये बचेगा आई थिंक 34 में से 16 जाएंगे तो कितना 8, और ये बचेगा 1 माइनस के 18 बचेगा। और इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वरना जूल में आता ना। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.513 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किससे ज़्यादा है, इस वाले से ज़्यादा है, इससे कम, इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो क्या लिखेंगे, ए नहीं दिखाएगा, जबकि बी क्या होगा, शो कर देगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और ए तो शो करेगा ही नहीं क्योंकि इसकी कम है। तो साफ साफ दिख रही है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी है ना, जिससे ज़्यादा होगी। इसमें देखते हैं, लिखा विच वन हैज़ हाइयर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। दो मेटल पीस है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ये है, न्यू नॉट इसकी है बी की, और उसकी न्यू नॉट डैश है। तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा, देखो हम जानते हैं जो वर्क फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के थ्रेशोल्ड के। तो कौन सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये वाली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हम सब जानते हैं न्यू नॉट डैश इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो हम कह सकते हैं ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किससे, बी से, तो बस उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा बी का, वो ए का। ठीक, चलिए इसमें पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इन इतने जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। अब नंबर ऑफ फोटोन निकालने के, कितने नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं बाहर हम जानते हैं। तो फोटोन की एनर्जी होती है E = h न्यू होती है। अब नंबर ऑफ फोटोन निकालने तो n से मल्टीप्लाई यहीं पे कर दो हाथ के हाथ, तो n की वैल्यू में मिल जाएगी E/h न्यू, और E कितना दे रखा है 6.62 जूल, और h कितना होता है 6.63 10⁻⁻34 इंटू ये कितना है हमारे पास न्यू 10⁻12। ये कितनी बार कटेगा, 1 टाइम्स तो कटेगा लगभग। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻22 फोटोन्स, इतने फोटोन निकलेंगे। इतना का 34 माइनस के 22 बचेगा ना, ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो इतने फोटोन्स बाहर निकलेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखा है इफ वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी बतानी है फोटोन के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, hc/λ, और h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 4950 इंटू 10⁻⁻10। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से हाथ का डिवाइड कर दो, और आंसर मिलेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन्स। लो भैया, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से आराम से, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल से जो आ जाते हैं सिंपल एमसीक्यू में भी दे रखा है ऐसा न्यूमेरिकल, शायद देख लेना। ठीक है, बात करते हैं किसकी, मैटर वेव की। मैटर वेव क्या होती है, कैसे डी ब्रोगली साहब ने बताया कि नेचर है सिमेट्री। मतलब डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि भाई जो नेचर है वो सिमेट्री रखता है। अगर कोई चीज़ वेव है वो पार्टिकल बन सकती है, अगर कोई पार्टिकल है तो वो। देखो बात करते हैं किसकी, मैटर वेव की। मैटर वेव क्या होती है, तो लुइस डी ब्रोगली बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पीएचडी की थीसिस में लिखा था कि क्या लिखा था, एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा था कि जिस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया था। और उन्होंने क्या लिखा था कि अगर कोई चीज़ वेव है तो वो पार्टिकल भी है, और अगर कोई चीज़ पार्टिकल है तो वो वेव भी है। मतलब एवरी सिंगल पार्टिकल एसोसिएटेड ए वेव, एवरी सिंगल मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड ए वेव।
ये जरा सा स्टेटमेंट लिखा और तबाही मच गई, तहलका मच गया सारे फिजिक्स के वर्ल्ड में। और ये बात बिल्कुल सही भी थी उनकी, क्योंकि कभी कभी लाइट तो रे की तरह बिहेव कर रही थी और कभी लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही थी। और इसी अपने इस थीसिस के बेस पे, इस स्टेटमेंट के बेस पे लुईस डी ब्रोगली साहब ने बताया कि अगर लाइट अपने से ज़्यादा वेवलेंथ वाली ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रे की तरह बिहेव करती है, और अपने से कम वेवलेंथ वाली ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो वेव की तरह बिहेव करने लगती है। और अगर हम किसी, मान लो हमारे पास देखो जरा हम ही है, हम भी किसी वेलोसिटी से भाग रहे हैं तो हम भी एक वेव को एसोसिएट करने लगेंगे। उन्होंने यही तो कहा था कि एवरी सिंगल मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड ए वेव। मान लो मार्कर है, ये चल रहा तो ये भी वेव को एसोसिएट कर रहा, लेकिन वो वेव इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे तुम स्पीड बढ़ाते चले जाओगे वेव दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ती चले जाएगी। अब आ जाओ क्वांटम फिजिक्स में, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हो लाइट की स्पीड से तब वो वेव बन जाता है और वेव की तरह नेचर शो करने लगता है। यही सारी की सारी स्टेप ने पढ़ी है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर मान लो कोई मास वाली ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मोमेंटम p है तो p इक्वल टू mv होता है, लेकिन उन्होंने जो रिलेशन दिया वो दिया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। देखो p किसके पास है, मोमेंटम मास का, और लैम्डा क्या है, वेव। मतलब उस मास के पास वेव भी है और मोमेंटम भी है। ये कितनी गजब की बात थी। और लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये भी लिखा जा सकता है। बहुत ही फेमस रिलेशन है लुईस डी ब्रोगली साहब का। ठीक, तो इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ दिए डिफरेंट केस के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं वेवलेंथ फॉर डिफरेंट केसेस के लिए इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमें तो mv चाहिए, तो क्या किया हमने, यहाँ से वहाँ लेके जाओ तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k/m। तो यहाँ से v² क्या हो जाएगा, v हो जाएगा √2k/m। इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दो तो लैम्डा हमें मिल जाएगा सिंपली h/√2km। लो भैया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ ये आ गई जो हमें बताया था। सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, याद रखना फॉर्मूला बेस। अगर हमें किसके टर्म में निकालना हो, पोटेंशियल के, तो हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल के टर्म में इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट v है ना, तो k की जगह v रख दो यहाँ, तो लैम्डा आ जाएगी हमारे पास क्या, h/√2eVm। लो भैया ये आ गए, k की जगह बस ev रखना है। v क्या है, पोटेंशियल है, ध्यान रखना। अगर हमें गैस मॉलिक्यूल के टर्म में निकालना हो तो हम जानते हैं गैस की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आपसे क्या होती है, एनर्जी होती है E इज इक्वल टू 3/2k इंटू टी, ये तो होती है। और हम यहाँ बात करें तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h/√3kmt, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो कुल मिला के ये कुछ केसेस थे। और मैटर वेव में ज़्यादा कुछ कहने को तो है नहीं, बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसके। मेन मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट आया था वो डी ब्रोगली साहब ने दिया था और उन्होंने ये चीज़ बता दी थी। ठीक है, तो यहीं के साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्यों वेव थ्योरी फेल हो गई थी तो मैं लिखा आ रहा होगा, दिख रहा होगा, इन चीज़ों को पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।